इकोनॉमिक्स अर्थ चैनल पर आप सभी दर्शकों का एक बार फिर स्वागत है। आप सभी को दीपावली के इस पावन पर्व पर हमारे चैनल की ओर से हार्दिक शुभकामनाएं। आज के इस वीडियो में हम लोग क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन, जिसे हम कह सकते हैं संचयी आवृत्ति वितरण के संदर्भ में चर्चा करेंगे। इसके पहले एक वीडियो हमने फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन पर, आवृत्ति वितरण पर बनाया है और उसी क्रम में ये अगले चरण में हम संचयी आवृत्ति के संदर्भ में चर्चा करने जा रहे हैं। अर्थशास्त्र और सामाजिक विज्ञानों में आंकड़ों का बड़ा महत्व है और इन आंकड़ों के आधार पर, अंकों के आधार पर हम विश्लेषण करते हैं, समस्याओं के और निष्कर्ष निकालते हैं और सरलतम रूप में जब हम ये अध्ययन करते हैं तो वैसी स्थिति में जो ये क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन के आंकड़े हैं या जो फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन के आंकड़े हैं, ये हमारी मदद करते हैं और किसी निष्कर्ष को सामान्य रूप में आंकड़ों को देखकर या कुछ थोड़ी बहुत हल्के अनुगणन के साथ निष्कर्ष निकालने में हमें मदद करते हैं। तो इस दृष्टि से इसे पढ़ना हमारे लिए आवश्यक है और आगे के विश्लेषणों में कई बार जब हम किन्हीं अंकों को ग्राफ के माध्यम से दिखाने का प्रयास करते हैं, चित्रों और रेखा चित्रों के माध्यम से, और हम जानते हैं कि रेखा चित्र को देखकर किसी आंकड़े की प्रवृत्ति को या उनसे क्या निष्कर्ष निकलता है उसके मोटे तौर पर बड़े आसानी से निष्कर्ष दिखाई पड़ने लगते हैं या समझ में आ जाते हैं। और ऐसी स्थिति में ये संचयी आवृत्ति के जो आंकड़े हैं वो चित्रों के माध्यम से भी समस्याओं को समझने और समझाने में हमारी मदद करते हैं। तो आज हम जो आवृत्ति वितरण के आंकड़े हैं उनके आधार पर हम संचयी आवृत्ति के आंकड़े निकालेंगे। तो पहले तो हम ये जान लें कि ये क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी है क्या, और क्यूमुलेटिव का अर्थ होता है संचित करते जाना, अर्थात पिछली इकाइयों को अगली इकाइयों में जोड़ते जाना। और इस रूप में हम कह सकते हैं कि हम इसको क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी कहते हैं। जैसे हम आपको समझाने का सरल भाषा में प्रयास करें कि मान लीजिए किसी व्यक्ति को जो महीने में उसकी आमदनी होती है उसको हम 4 हफ्तों में बांट के देखें और हम ये कहें कि फर्स्ट वीक में उसकी इनकम कितनी है और फर्स्ट वीक में अगर इसकी इनकम 25,000 हो, 2500, और सेकंड वीक में ये इनकम बढ़ जाए और ये इनकम बढ़ के 2800 हो जाए, और थर्ड वीक में ये इनकम बढ़ के मान लीजिए 3000 हो जाए, और फोर्थ वीक में ये इनकम बढ़ के 3200 हो जाए। तो हम ये अगर इस रूप में देखें इसको कि पहले हफ्ते में उसको कितनी आमदनी हुई, तो हम कहते हैं 2500 हुई। और फिर देखें कि पहले और दूसरे दोनों हफ्तों में मिला के, अर्थात पहले 2 हफ्तों में उसकी आमदनी कितनी हुई, तो इसका मतलब है कि पहले हफ्ते वाली आमदनी में दूसरे हफ्ते की आमदनी को हम जोड़ेंगे और तब हम कहते हैं कि दोनों हफ्तों में मिला के उसे कुल इतना मिला। तो पहले हफ्ते में कुल कितना मिला? 2500। और
दूसरे हफ्ते को अगर मिला दें तो ये 5300 हो गया। इसी 2500 में 2800 जुड़ गया। अब हम अगर कहें कि 3 हफ्ते में कितनी मिली, तो तीनों हफ्तों को जोड़ेंगे एक में, इसका मतलब 2 हफ्ते वाले में तीसरा ये और जुड़ गया, तो ये 830 हो गया इतना। और अगर हम कहें कि पूरे महीने में अर्थात चारों हफ्तों के अगर मिला दे तो कितनी हुई, तो इस 3 हफ्ते में चौथा हफ्ता फिर जुड़ जाएगा, तो ये 3 2 5 8 3 11, देखिए ये 11,500 रुपये मिले उसको पूरे। तो एक तरह से ये जो इनकम है इधर वाली, ये क्यूमुलेट हो रही है। हर हफ्ते की इनकम को हम क्रमशः संचित कर रहे हैं, तो ये पहले ये क्यूमुलेटिव कहलाएगी, और ये जो है पर वीक जो है उसकी आमदनी है। और जैसे जैसे हम एक एक हफ्ते को उसमें जोड़ते जाएंगे तो हम कहते हैं ये 2 हफ्तों की आमदनी है, ये 3 हफ्तों की आमदनी है, ये चारों हफ्तों की कुल आमदनी है। तो इस आमदनी में अगली जुड़ेगी, इस में फिर ये अगली जुड़ेगी, इसमें ये फिर अगली जुड़ेगी, और पूरे 4 हफ्ते में कुल इतनी मिलेगी। तो ये जो इनका योग है ये क्यूमुलेटिव कहलाएगा। ये निरंतर हम पिछली आमदनी को अगली आमदनी में जोड़ते चले जा रहे हैं, या पिछली आमदनी में अगली आमदनी जोड़ते जा रहे हैं। तो ये जो योग होता है ये क्यूमुलेट कर रहा है, निरंतर बढ़ता जा रहा है, तो इसको हम क्यूमुलेटिव कह रहे हैं। तो इसी तरह से जो हमें अंक दिए जाएंगे उन अंकों को भी हम जो अब एक तरह से ये इनकम है, इस इनकम में हम इनको जोड़ जोड़ के आपको बता रहे हैं। क्यूमुलेट करने का क्या मतलब हुआ, निरंतर इसको संचित करते जाना है। और इस प्रकार से 1 हफ्ते में इतनी इनकम, 2 हफ्ते के मिला के इनकी, 3 मिला के चौथी, 4 मिला के इतनी, और इनको निरंतर हम जोड़ते हैं। अर्थात इनकम को हम निरंतर संचित करके जाते हैं या निरंतर जोड़ते जाते हैं। तो ये संचित का ये अर्थ है, संचय का या संचयी आवृत्ति का। अब हमने जानबूझ के इसके पहले जो फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन के जो वीडियो बनाया है और कल ही बनाया है, उसमें हमने इन आंकड़ों का प्रयोग किया था। और क्योंकि ये बोर्ड पर आंकड़े यथावत लिखे हैं, इस नाते हमने उन्हीं आंकड़ों का आज फिर उपयोग करके हम आपको संचयी आवृत्ति बताने जा रहे हैं। ये आंकड़े जो हैं ये 40 विद्यार्थियों के अंक हैं 100 नंबर की परीक्षा के, और ये इस प्रकार से 40 विद्यार्थियों के 40 अंक दिए हुए हैं। और हम लोग जानते हैं कि जब अंकों को हम इस प्रकार से लिखते हैं कि हर एक व्यक्ति से संबंधित एक अंक होता है, तो जितने ऑब्जर्वेंसेस है उतने अंक हैं, उतने विद्यार्थी हैं। और ऐसी स्थिति को हम कहते हैं ये हमारा मौलिक आंकड़ा है, और इसको हम इंडिविजुअल सीरीज के नाम से जानते हैं। ये वैयक्तिक श्रेणी है जिसमें हर एक व्यक्ति के संख्या से संबंधित एक अंक है। अब इन आंकड़ों को हम छोटा कर सकते हैं, छोटे टेबल में बना सकते हैं। और छोटे टेबल में बनाने के लिए हम लोग जानते हैं कि हम इनकी फ्रीक्वेंसी ज्ञात करते हैं, और इन अंकों का एक ग्रुप बना लेते हैं, क्लास बना लेते हैं। और जैसे हम कहते हैं कि इन अंकों को यदि हम देखें तो सबसे कम अंक 20 है, सबसे ज़्यादा अंक 78 है। और इसलिए 20 से लेकर 78 के बीच में हम अंकों का ग्रुप बना सकते हैं। और ये न कह के कि 28 अंक किसको मिला, 30 अंक किसको मिला, 25 अंक किसको मिला, हम ये सीधे कह दें 20 से लेकर 30 तक कितने लोगों को अंक मिला। तो 20 से 30 के अंकों को हम इकट्ठा कर लेंगे और एक लाइन में हम लिख देंगे कि 20 से 30 के बीच इतने लोगों को अंक मिले। तो इस श्रृंखला को जब हम इस तरह से लिखते हैं जिसमें हम अंकों को या जो भी हमारे निरीक्षण ऑब्जर्वेशंस हैं उनको क्लास में बदल के और आंकड़े को उस क्लास के अंतर्गत कितने अंक आएंगे उन अंकों को लिखते हैं। तो इन्हीं अंकों को हम आवृत्ति कहते हैं। और इस तरह से आवृत्ति वितरण हम बनाते हैं। और ये आवृत्ति वितरण यहाँ दिया हुआ है। ये जो चीज़ हम कह रहे हैं वो यहाँ लिखी हुई है। 20 से 30 के बीच में 5 लोग आए, अगर आप गिनेंगे तो ये देखिए 20, 24 ऐसे ही गिन लेते हैं, 26, और इसी तरह से 20 के जितने भी अंक होंगे ये सब जोड़ेंगे तो 5 बार 20 और 30 के बीच में अंक आए हैं। कल हम वीडियो में हम बता चुके, आज फिर आपको बता रहे हैं। ये जो वर्गीकरण किया गया है ये अपवर्जी विधि का वर्गीकरण है, एक्सक्लूसिव मेथड इसमें अपनाया गया है,
जिसमें वर्ग के अंतिम अंक को उस वर्ग में सम्मिलित नहीं किया गया, अर्थात 30 को उसमें सम्मिलित नहीं किया गया है। 30 से कम जितने अंक हैं और 20 या 20 से ऊपर हैं वो उसमें सम्मिलित हैं। तो इस प्रकार से अगर हम देखेंगे तो हमने आपको बताया कि 24 सम्मिलित है, 20 सम्मिलित है, 26 सम्मिलित है, और 26 के बाद जब यहाँ हम चलते हैं तो 28 सम्मिलित है, और फिर आगे बढ़ते हैं तो ये इतने अंक हो रहे हैं, एक अंक कहीं छूट रहा, एक है, ये देखो 24 है, 28 है, 2 हो गया, 20 है, 3 हो गया, और 3 के बाद यहाँ ये 26 है, हाँ ये 4 हो गया, 24, 28, 20 और 26, 4 इधर हो गए हैं, और एक इधर है कहीं, ये 28। तो ये 5 अंक इसमें हैं, तो ये लिखा गया कि 5 अंक 20 से 30 के बीच में है। इसी तरह से इनको जब हमने फ्रीक्वेंसी टेबल के रूप में लिया, आप ये माने इतनी फ्रीक्वेंसी टेबल है, इधर नहीं, इतनी, जिसमें 30 से 40 के बीच में 6 हैं, 40-50 के बीच में 7 हैं, 50-60 में 9, 60 से 70 7, और 70 से 80 6। और जब हम टेबल स्टैटिस्टिक्स में बनाते हैं तो टेबल में एक सीरियल नंबर यहाँ देते हैं कि कितने कुल हमारे वर्ग हैं, और उसको इस प्रकार से लिख देते हैं 1 2 3 4 5 6। तो रो की संख्या जो है वो 6 है, तो ये रो की संख्या को हम यहाँ लिख देते हैं कि n बराबर 6 है। और ये जो फ्रीक्वेंसी है इसको कैपिटल N से दिखाते हैं इनके टोटल को, और ये 40 है, ये 40 कुल अंक है। और इस प्रकार से विभिन्न वर्गों के मध्य पाने वाले अंक विद्यार्थियों की संख्या है, जिन्होंने 20 और 30 के बीच में अंक पाया है वो 5 हैं, और तदनंतर अगले वर्गों में ये 6 7 9 7 और 6 इस प्रकार से। अब यहाँ पर जब हम क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी की बात करेंगे तो इसका मतलब ये हुआ कि हम देखेंगे कि कहाँ तक, जैसे हम पिछले उदाहरण में कह रहे थे कि पहले हफ्ते में इतनी आमदनी है, दूसरे में इतनी है, और दोनों को मिला के कितनी है, तो ऐसे हम ऊपर से जोड़ लेते हैं। ऐसे हम कहेंगे कि अगर 20 से 30 में 5 हैं और 30 से 40 में 6 हैं, तो 40 तक अंक पाने वाले कितने लोग हैं? तो 40 तक में 20 और 30 वाला भी सम्मिलित हो गया, 30 और 40 वाला भी सम्मिलित हो गया। इसका मतलब है कि इन दोनों वर्गों में जितने अंक मिले हैं, जितने विद्यार्थियों को, उनकी संख्या हम जोड़ेंगे तो 5 में जब 6 जोड़ेंगे 11, तो जब यहाँ 11 लिखेंगे तो इसका मतलब है कि 11 जो है ये 40 से कम अंक पाने वाले विद्यार्थियों की कुल संख्या है। और इसमें हम कर क्या रहे हैं कि पहले वाली आवृत्ति में दूसरी वाली आवृत्ति को संचित कर दे रहे हैं, जोड़ दे रहे हैं। ध्यान रहे कि सामान्य तौर पर हम वर्गों को बढ़ते हुए क्रम में लिखते हैं, आरोही क्रम में लिखते हैं, असेंडिंग ऑर्डर में लिखते हैं, अर्थात पहले वाले मूल्य कम होते हैं और बाद के मूल्य बढ़ते जाते हैं। जैसे ये लिखा हुआ है 20 से 30, 30 से 40, 40, ये बढ़ता हुआ क्रम है। आंकड़े को सामान्यतः आरोही क्रम में ही लिखते हैं, और जब आरोही क्रम में लिखते हैं तो निरंतर पिछली वाली आवृत्ति में अगली वाली आवृत्ति जोड़ देते हैं। या हम कहें कि जिस वर्ग की संचयी आवृत्ति हम निकालते हैं उस वर्ग की आवृत्ति में, उस वर्ग की फ्रीक्वेंसी में पिछले वर्ग की या पिछले वर्गों की आवृत्तियों को जोड़ देते हैं। अभी हम यहाँ थे तो इसके पहले एक ही वर्ग है, उसमें 6 जुड़ गया। लेकिन अगर ये कहा जाए कि इस वर्ग की, यहाँ इस वर्ग की संचयी आवृत्ति बताइए 50 और 60 के बीच में, तो इसका मतलब हुआ कि 60 तक जितने अंक पाए हैं विद्यार्थी उन सबको जोड़ना है, क्योंकि संचयी बताना है। इस वर्ग की आवृत्ति तो 9 है और इसके पहले वाले वर्गों की आवृत्ति इसकी 7, इसकी 6, इसकी 5 है, और इस वर्ग की अगर संचयी आवृत्ति बताना है तो इसका मतलब है इस वर्ग की आवृत्ति में इसके पिछले वर्गों की सभी आवृत्तियों को आप जोड़ लें, यदि ये आंकड़े असेंडिंग ऑर्डर में हैं तो ऐसी स्थिति में इस वर्ग की आवृत्ति में हम 6, 5, 11 और 7, 18 और 9, 27 ये आएगी इसकी संचयी आवृत्ति। इसी तरह से अंतिम वर्ग की आवृत्ति अगर हम निकालें तो इसके पूर्व वर्गों की सारी आवृत्तियों को जोड़ेंगे, अर्थात इतने को जोड़ करके 6 जोड़ देंगे, और इतने को जोड़ के जब जोड़ेंगे तो ये देखिए 34 आया यहाँ तक, और 6 और जोड़ेंगे तो इसमें 40 आएगा। और ये
जब यदि आप ये सही कैलकुलेट करेंगे तो ये दोनों संख्याएं जितनी, ये अंतिम संख्या उस संख्या को बताएगी जो टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस हैं। कुल संख्या 40 है तो अंतिम ये 40 आएगी। तो अगर ऐसा आता है तो इसका मतलब आपने जो संचयी आवृत्ति निकाली है वो सही है। तो इस प्रकार से हम संचयी, तब ये कॉलम अब हमने बनाया आगे क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी का। सामान्य तौर पर फ्रीक्वेंसी को स्मॉल f से डिनोट करते हैं और संचयी आवृत्ति को कैपिटल F से डिनोट करते हैं। तो इस प्रकार से ये f है एक तरह से और ये f है इस तरह से। तो ये सामान्यतः हम लोग ऐसे लिखते हैं, अन्यथा आप CF लिखिए क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी सीधे। तो इस तरह से हम जब क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी निकालते हैं तो हमने बताया कि हम करते क्या है, जिस वर्ग की क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी हमें निकालनी होती है उस वर्ग के पहले की सभी आवृत्तियों को हम जोड़ करके लिखते हैं। उस वर्ग में जोड़ते हैं, अर्थात उस वर्ग की भी है और उस वर्ग के पहले की सभी आवृत्तियां उसमें सम्मिलित हैं, क्यूमुलेट कर दी गई हैं, संचित करके जोड़ दी गई हैं। तो ऐसा हम तब करते हैं जब आंकड़ों को हम असेंडिंग ऑर्डर में या आरोही क्रम में लिखते हैं और इस प्रकार से संचयी आवृत्ति प्राप्त हो गई। अब देखिए इस संचयी आवृत्ति का तात्पर्य क्या है कि इस वर्ग की अगर 50 और 60 के वर्ग की अगर संचयी आवृत्ति 27 है तो इसका क्या अर्थ है। और इसका अर्थ यही है कि इस वर्ग की जो अंतिम सीमा 60 तो इसमें सम्मिलित नहीं है, ये अपवर्जी विधि का द्वारा वर्गीकृत आंकड़ा है। इसलिए 60 से कम जितने अंक मिले हैं विद्यार्थियों को उनकी संख्या हम बता रहे हैं। तो 60 से अंक जितने विद्यार्थियों को अंक मिले हैं वो इसमें जुड़े हैं और इसलिए हम इसको दूसरा नाम भी ले सकते हैं, हम कहते हैं लेस देन 60, इसको हम लिख सकते हैं। तो देखिए यहाँ लिखा हुआ है कि 5 अंक कितने लोगों को मिला, 30 अंक से कम। तो लेस देन 30 अंक पाने वाले 5 हैं और लेस देन 40 अंक पाने वाले कितने हैं, तो लेस देन 30 वाले 5 हैं और 30 और 40 के बीच में पाने वाले 6 हैं और दोनों को जब मिला देंगे तब हो जाएगा कि लेस देन 40 अंक। तो लेस देन 40 वाला अंक ये 11 हो जाएगा और ये संचयी आवृत्ति को प्रदर्शित करेगा। इसी तरह से जब हम यहाँ कह रहे थे कि 60 से कम अंक पाने वाले कितने हैं तो ये लिया लेस देन 60 और ये आया 27। इसी तरह से इतना और जोड़ देंगे तो लेस देन 70 हो जाएगा। और अंतिम अगर 80 से कम अंक पाने वाले, अर्थात क्योंकि अधिकतम अंक 80 है सीमा हमारी और 80 से कम पाने वाले सारे विद्यार्थी हैं, इस नाते सारे विद्यार्थियों की संख्या 80 के कम वाले में आएगी और ये अंतिम वर्ग में 80 से कम वाला 40 हो जाएगा। तो इस संचयी आवृत्ति को जब हम निकालते हैं तो कैसे निकालते हैं ये हमने देख लिया और हम ये भी देख लिए कि इसका अर्थ क्या होता है। और अर्थ ये होता है कि जिस वर्ग की आवृत्ति है संचयी आवृत्ति, उसका मतलब होता है उस वर्ग की जो अपर लिमिट है उससे कम अंक पाने वाले सारे विद्यार्थी इसमें सम्मिलित हैं। तो जैसे हमने कहा कि अगर 50 से 60 वाले वर्ग की आवृत्ति 27 है संचयी आवृत्ति, तो इसका मतलब है कि उसके जो अंतिम लिमिट है, ऊपरी लिमिट है उस वर्ग की 60, इसका अर्थ है लेस देन 60 या 60 से कम अंक पाने वाले विद्यार्थियों की कुल संख्या कितनी है उसको ये दिखाएगा और इस तरह से हम इसको इस रूप में दिखा सकते हैं। संचयी आवृत्ति को डिसेंडिंग ऑर्डर में लिख के भी दिखाया जा सकता है और कई बार हमको ऐसी आवश्यकता पड़ती है। मुख्यतः जब कभी ग्राफ बनाएंगे संचयी आवृत्ति के और उस ग्राफ के आधार पर कई चीज़ें आसानी से चित्र में देख के हम तत्काल समझ जाएंगे कि औसत कितना है, मीडियन कितना है, ऐसी वो संख्या कौन सी है जिससे आधे अंक विद्यार्थी कम अंक पाए हैं और आधे विद्यार्थी ज़्यादा अंक पाए हैं, या 3/4 विद्यार्थी इससे कम अंक पाए हैं 1/4 इससे कम पाए हैं, या 3/4 इससे ज़्यादा पाए हैं 1/4 कम पाए हैं। या जब हम प्रतिशत में निकालते हैं कि
उन विद्यार्थियों की संख्या कितनी है जिनके अंक 60% से ऊपर हैं, जिनके 60 से नीचे हैं, जिसको हम परसेंटाइल कहते हैं, मीडियन कहते हैं, क्वार्टाइल कहते हैं। जब हम 4 भागों में बांट देते हैं पूरे आंकड़े को, जब हम 100 भागों में बांट देते हैं तो परसेंटाइल कहते हैं, और जब हम 2 भागों में बांटते हैं तो उसको मीडियन या माध्यिका कहते हैं। वो हम आगे पढ़ेंगे, लेकिन यहाँ ये बता रहे हैं कि इनको जानने या निकालने के लिए हम ग्राफ पर इस आंकड़े को प्लॉट करके एक चित्र, रेखा चित्र बना सकते हैं, जिसको हम क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी कर्व कहते हैं। और उस कर्व के आधार पर इन चीज़ों को हम निकालते हैं, और उस कर्व को हम आरोही क्रम में या अवरोही क्रम में दोनों बना सकते हैं। इसलिए हम आपको ये भी दिखाने का प्रयास कर रहे हैं कि इन आंकड़ों को अगर हम डिसेंडिंग ऑर्डर में लिख दें, जिसका अर्थ हुआ कि सबसे अधिक अंक पाने वाला वर्ग सबसे ऊपर लिखें, और फिर निरंतर उससे कम अंक पाने वाले वर्गों को सम्मिलित करें, तो ये वर्गांतर जो है पूरा उलट जाएगा और ये नीचे की स्थिति आएगी। देखिए डिसेंडिंग ऑर्डर का आंकड़ा यहाँ लिखा हुआ है। अब हम 70 और 80 का वर्ग सबसे ऊपर लिख रहे हैं, और फिर 60 से 70, 50 से 60, ऐसे ऐसे करके इस वर्ग को हमने उलट के लिख दिया। सबसे अधिक अंक वाले वर्ग से क्रमशः नीचे घटते हुए, और उनके आगे उनकी फ्रीक्वेंसी लिख दी। तो फ्रीक्वेंसी टेबल वही है, लेकिन आर्डर का जो वर्गों का क्रम है वो अब की बार उलट गया, अब की बार बढ़ते से घटते क्रम में है। ये अवरोही क्रम है, ये आरोही क्रम था। और जो संचयी आवृत्ति निकालेंगे हम वैसे ही निकालेंगे कि नीचे से क्रमशः जोड़ते हुए निकालेंगे। तो नीचे से जब जोड़ेंगे तो 5 है, ये 5 में 6 11, 11 में 18, 18 में 27, 27 में 7 34, फिर 40। तो इस प्रकार से ये भी देख रहे हैं कि यही आंकड़ा उलट गया है ऐसे। लेकिन जो ये अंक हैं 70 से 80 में 40, ये क्या बता रहे हैं? इनकी जो क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी वो क्या बता रही है? वो बता रही है कि 80 से कम अंक पाने वाले कुल कितने विद्यार्थी हैं। और यही क्रम जो यहाँ ऐसे लिखा था अब ये उलट जाएगा। लेस देन 80 40, लेस देन 70 34, लेस देन 60 27, लेस देन 50 ये, और ये इस प्रकार से ऐसे भी लिखा जा सकता है। तो अब हम देखेंगे कि ये इस रूप में है, और फ्रीक्वेंसी जो है ये सर्वाधिक इस वर्ग से ऊपर से करके नीचे घटती हुई है, और ये नीचे से बढ़ती हुई ऊपर है। और इस रूप में यहाँ हम केवल आपको ये दिखाने का प्रयास कर रहे हैं। हम वक्र जब क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी कर्व बनाएंगे तो आगे कहीं बनाएंगे, आज नहीं। तो वैसे स्थिति में जब हम इन वक्रों को बनाएंगे तो देखिए, अगर इस पर हम वैल्यूज लिखेंगे, ये अंक अगर यहाँ लिख देंगे, इस पर विद्यार्थियों के अंक अगर हैं, तो ये अंक कहाँ से स्टार्ट हुए? 20 से। तो ये 20 से लेके और 78 80 तक फैले हुए हैं ये अंक। तो ये आंकड़ों को पैमाना मान के हम इस पर अंक लिखेंगे, और इनकी क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी को यहाँ दिखाएंगे कि 20 से 30 का जो वर्ग है, मान लीजिए ऐसे, तो 20 से 30 के बीच में कुल कितने विद्यार्थी हैं? तो हमने कहा 5 हैं। ये देखिए ये 5 हैं, और इसके दोनों मिला के कितने हुए? तो हमें कहेंगे 11 हैं। मतलब 30 से 40 तक ये 11 हो गए, 40 से 50 तक कितने हुए? और 11 के बाद 18 हो गए, तो हम कहेंगे ये 18 हो गए। तो ऐसे ही अगले में 27 हो गए यहाँ, और अगले में 34 हो गए, और फिर 40 हो गए। तो इनके जब इन मानों को हम मिलाते हैं ऐसे ऐसे, तो ये फ्रीक्वेंसी जो क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी का कर्व बनता है, तो इस तरह से ये वक्र बनेगा। इस पर क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी होगी, और इस पर जो है वो विद्यार्थियों के अंकों के वर्ग होंगे। तो ऐसे क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी के कर्व बनेंगे। लेकिन जब ये वाला होगा ऐसे, तो यहाँ पर क्रम बदल जाएगा, और यहाँ पर लिखना पड़ेगा 70 से 80। तो हम लिख सकते हैं कि 80 से कम करके ऐसे लिखते हैं, लेस देन 80, लेस देन 70, ऐसे करके लिखते हैं। और वैसे स्थिति में जो वर्ग बनता है, ये वर्ग तो ऐसे रहेगा, लेकिन इस पर आंकड़े जो हैं वो यहाँ से लेस देन 80, तो जितने भी आएंगे तो अब ये 40 वाला अंक यहाँ आ जाएगा।
34 वाला अंक यहाँ आएगा, 27 वाला यहाँ आएगा, 18 वाला आएगा, 11 वाला यहाँ, 5 वाला यहाँ। तो ये अंक जो है अगर हम देखें तो इस तरह से गिरता हुआ जैसे भी बनेगा वो वक्र सामान्य तौर पर ऐसे बन सकता है, ऐसे। तो जब असेंडिंग ऑर्डर का होगा तब तो ऐसे ऊपर बढ़ता हुआ क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी का वक्र जाएगा इन अंकों के साथ, और अन्यथा वो नीचे घटता हुआ आएगा। तो अब इसमें हम मीडियन और निकाल सकते हैं, इसके बीचों बीच पर देखें कौन सा फ्रीक्वेंसी है ऐसे। तो ये जो आएगी यहाँ पर, ये आंकड़ा अभी और आगे जाएगा, बीचों बीच जब आएगा तो ये बताएगा कि कौन सा अंक है जिससे आधा अंक इधर है, आधा अंक इधर है। तो ये कुल हमारा जो क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी उसके आधे पर ये निकालते हैं, फ्रीक्वेंसी के टोटल को n कहते हैं। 40 n है, और अगर ये कुल 40 है और 20 पर आप ले जाएंगे तो यहाँ से हमको इस वर्ग की इस टेबल अंक की वो वैल्यू मिल जाएगी जिससे आधे विद्यार्थियों को कम अंक मिले हैं और आधे विद्यार्थियों को ज़्यादा अंक मिले हैं, जिसे हम सांख्यिकी में मीडियन के नाम से जानते हैं। तो केवल ये ध्यान आपको दिला रहे हैं कि इस मीडियन को ज्ञात करने के लिए या परसेंटाइल को या क्वार्टाइल को, जो चतुर्थांश होते हैं या जो सप्तमांश होते हैं, 100 भागों में बांटते हैं आंकड़े को, उस स्थिति में दोनों तरीकों का हम इस्तेमाल कर सकते हैं। और इसी नाते हमने असेंडिंग ऑर्डर जो सामान्य तौर पर हम लिखते हैं उस रूप में हम सामान्यतया दिखाते हैं और बनाते हैं और अध्ययन करते हैं। लेकिन इसके उल्टा करके भी इन अंकों को हम अवरोही क्रम में लिख सकते हैं फ्रीक्वेंसी टेबल को, और उसके आधार पर हम फिर उनकी क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी को उसी रूप में लिख सकते हैं। और ये जो क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी क्या चीज़ व्यक्त करती है वो स्पष्ट हो गया है। इस टेबल में ये बताती है कि 30 से कम अंक पाने वाले, 40 से कम अंक पाने वाले, 50 से कम अंक पाने वाले कुल विद्यार्थियों की संख्या कितनी है। और जाहिर है कि इसमें हम निरंतर वर्ग की जो आवृत्तियां हैं उसमें इसके पिछले वर्गों की आवृत्तियों को निरंतर हम जोड़ते हैं, संचित करते आते हैं। इसी नाते हम इसको संचयी आवृत्ति कह रहे हैं। तो संचयी आवृत्ति के संदर्भ में एक मोटा प्रारूप आपके समझ हमने रख दिया। और ये कई बार आपके जो अंक आते हैं ऐसे वर्गांतर दिए नहीं होंगे और ऐसे लिखा होगा कि जो आंकड़ा आपको दिया गया है वो ऐसे लिखा होगा। आप ये समझ लो कि इधर के आंकड़े ये न हों और ये न हो, और लिखा हो कि ये लेस देन, ये टोटल वो है, टोटल नंबर मार्क्स हैं और लिखा है लेस देन 30 5, लेस देन 40 4। तो ऐसी स्थिति में आपके सामने समस्या होती है कि इसको कैसे आप निकालेंगे, कैसे लगाएंगे। तो जैसे मान लीजिए ये नहीं दिया हुआ है और मान लीजिए हम ये फ्रीक्वेंसी ये मिटा दें, और आपका सवाल अब ये है कि जो टेबल दी गई है वो लिखा हुआ लेस देन 30 5, लेस देन 40 6, लेस देन 57, लेस देन 60 इतना, लेस देन ये, लेस देन है। और तब आपको कहा गया कि अब आप बताओ क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी निकालो या मीडियन निकालो या आगे अरिथमेटिक मीन निकालो या जो स्टैंडर्ड डेविएशन निकालो। ऐसी स्थिति में सबसे पहला काम होगा कि इसको आपको करेक्ट करना होगा। तो आपको देखना पड़ेगा कि कैसे करेक्ट करें। तो यहां से देखने पर यह अंदाजा आपको लगेगा कि क्या ये सभी वर्गों के अंतर बराबर हैं। और आप देख रहे हैं कि ये वर्गों के अंतर यहाँ बराबर हैं और 10-10 के अंतर हैं, 30 40 50 60 70 80 के बीच में 10-10 के अंतर हैं। तो जाहिर है कि वर्ग अंतराल 10 का होगा। अब 10 का अगर वर्ग अंतराल होगा तो अगर लेस देन 30 लिख रहा है तो आप कहोगे लेस देन 30 तो 0 से लेके 30 तक होता है। नहीं, क्योंकि वर्गांतर यहाँ 10 है, इस नाते इस वर्गांतर को हम 10 कम कर देंगे 20 से 30 से, और इस नाते अब इसको हम बदल के, मैं बार बार आपको बता रहा हूं कि ये वर्गांतर आपको लिखा हुआ नहीं है। अब मैं फिर से आपको बता रहा हूं कि लेस देन 30 है अगर, और अगर ये अंतर 10 का है तो हम इसको 30 से लेके उसके पहले 20 लिखेंगे, ये 10 का अंतर करेंगे। और लेस देन 40 है तो क्योंकि 30 के पहले वाला वर्ग हम लिख चुके हैं
इस नाते जो बचा, अब वो बचा 30 से 40, तो हम इसको लिखेंगे अब 30 से 40। तो मेरे कहने का मतलब है कि अगर सवाल ऐसे दिया हुआ है लेस देन 30, लेस देन 40, लेस देन 50 और ये उनकी फ्रीक्वेंसी दी हुई है, तो आगे का काम करने के लिए हमको पहले ये वर्गांतर ज्ञात करना पड़ेगा, और जब वर्गांतर को इस तरह से हम लिख लेंगे तब आगे की प्रक्रिया हमारी चलेगी। तो सवाल अब हमारा अब स्टार्ट होगा। इस सूचना से हम इस तरह से इसको इस फॉर्म में बदल लेंगे और तब हम इसको ऐसे करेंगे। ऐसी स्थिति इस तरह का अगर फॉर्म दिया हुआ लेस देन 80, लेस देन 70 तब भी हम करेंगे। और क्योंकि यहाँ पर हम देख रहे हैं कि वर्ग अंतराल जो है 80 और 70 का है, 10 का, तो लेस देन 80 को हम वर्ग के रूप में जब लिखेंगे तो लिखेंगे कि 70 to 80। लेकिन 70 to 80 के बीच में कितने हैं, तो इस क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी के टेबल को देख करके हम देखेंगे कि 80 से कम तो 40 हैं और 70 से कम 34 हैं, तो दोनों के बीच में कितने हैं? 70 से कम है 34, 80 से कम है 40, तो 70 और 20 के बीच, 70 और 80 के बीच में 6 हैं। 40 में से 34 घटाएंगे तो ये हमें 6 मिल जाएगा। तो हमें ऐसी भी टेबल दी जा सकती है जिसमें हमको लेस देन 40 करके और उनकी फ्रीक्वेंसी, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी दी हुई हो, और तब हमको फ्रीक्वेंसी भी निकालना होगा। और अगर फ्रीक्वेंसी दी हुई है तो क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी निकाल लेंगे इनको जोड़ जोड़ के। तो ये सारी चीज़ें जब हमें ये चीज़ें समझ जाएंगे तो हमारा पहला काम ये होता है कि हम ये देखें कि जो सूचना हमको दी गई वो क्या है और हमको क्या निकालना है, और उस सूचना से जो सूचना हमको चाहिए वो कैसे निकालेंगे, पहले वो निकाल लें, तब जो सवाल पूछा गया है उसका उत्तर आपको आगे देना है। तो ये चीज़ें आप प्रैक्टिस करेंगे और अपनी पुस्तकों में जब आप देखेंगे तो इस सारे तरह के सवाल वहाँ दिए हुए होंगे, और उन सवालों को जब आप हल करेंगे तो इन सारी विधियों का जो हम आपको असेंडिंग ऑर्डर, डिसेंडिंग ऑर्डर, फ्रीक्वेंसी से क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी निकालना, ये सब चीज़ें आप इनके माध्यम से समझेंगे। तो आज का वीडियो यहीं समाप्त करते हैं, फिर मिलते हैं अगले चरण में। धन्यवाद।